हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लेट्स डू इट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर डेली सीटेट के पेपर एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं, जिनका पेपर आज था वो यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर पाते हैं और जिनका पेपर आगे होने वाला है वो यहाँ से आइडिया ले पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी 9 जनवरी का पेपर देखते हैं कैसा आया था। ठीक है, ईवीएस से शुरू करते हैं। ईवीएस में पहला क्वेश्चन जो हमें देखना है वो है, वह कौन सा पक्षी है जिसका नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी घोंसले को चुनकर अंडे देता है। मतलब जिसमें नर पक्षी तो घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उनमें से किसी एक को चूज करके उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का उसका घोंसला होता है। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं बल्कि और ज्यादा पक्षियों के बारे में देखते हैं कि उनके घोंसले किस तरह के होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वीवर से पूछे, किसी और से पूछ सकता है। तो इंडियन रोबिन बर्ड के बारे में हम जानते हैं, इसे कलचिड़ी कहा जाता है, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाता है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, इसकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अच्छा, यहीं पे एक बात याद रखने वाली है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो भी कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। ठीक है, चील सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। उल्लू पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये रात्रिचर होता है। फाख्ता कैक्टस के बीच में या कटीली झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। गोरैया या कबूतर दोनों में से कोई भी पूछ ले तो घरों या खंडरों के आसपास बनाता है। ठीक है, बसंत गोरी से पूछ ले तो पेड़ में तनों में गहरा छेद बनाकर। इसके अलावा विवेक पक्षी से पूछ ले तो ये पेड़ में लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है ना, ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, दमन दीव, दादर नागर हवेली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये 8 हैं और इन्हें याद रखने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक याद रखती हूँ, आप भी याद रख सकते हैं। ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। रिपीट कर रही हूँ, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। चा से हो जाएगा चंडीगढ़, लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, दिल से हो जाएगा दिल्ली, दे से हो जाएगा दमन दीव, दो से हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली, जिन्हें मिलाकर अब पूरे को एक कर दिया गया है। आ से हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पा से हो जाएगा पांडुचेरी या पुदुचेरी भी बोल सकते हैं। जे के तो आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख ही है। तो टोटल हो गई है ये सब। मुझे अच्छे से यकीन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं, आप मैप में इनकी भी स्थिति अच्छे से देख सकते हैं कहाँ से है, क्योंकि आजकल मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यों से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हो सकता है आगे इनमें से किसी केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछ ले। एक क्वेश्चन आज भी पूछा गया है हालांकि केंद्र शासित से, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आगे मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, यही आ गया। पूछा था भारत के मानचित्र में अहमदाबाद गुजरात के सापेक्ष दिल्ली की स्थिति क्या होगी? देखिए, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये गुजरात है, इसी के अंदर अहमदाबाद होगा। अब पूछ रहा है इसके सापेक्ष दिल्ली, ये वाला जो पॉइंट है ये है दिल्ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौन सी दिशा पड़ रही है? उत्तर पूर्व, उत्तर, और इधर से थोड़ा सा इधर जाके है तो क्या हो जाएगा? पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसी का बताया, लेकिन आपको पूरा मैप अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। हो सकता है अगली बार किसी और से पूछ ले, अंडमान निकोबार से पूछ ले, पश्चिमी बंगाल से पूछ ले, या कुछ भी, तो आपको पूरा मैप याद होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वही घरों से क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो देखते हैं आज क्या पूछा था। उसने आज मैच करने के लिए दिया था, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ही इंक्लूड किए हैं, आप अच्छे से उन्हें याद रख सकते हैं। असम के बारे में देखते हैं, बांस के खंभों से बने ऊंचे घर होते हैं वहाँ पर। लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं जिनके फर्श व छतें लकड़ी की होती हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू की छत वाले घर होते हैं।
राजस्थान में मिट्टी के बने घर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था छिपकली, सर्प, मगरमच्छ और फ्रॉग यानी मेंढक में क्या विशेषता है। मेंढक यहाँ पे छूट गया। अच्छा देखिए, अगर इन तीनों में पूछता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सरीसृप है, लेकिन आज इसने क्या किया, फ्रॉग भी डाल दिया इनके साथ। तो अब फ्रॉग तो सरीसृप नहीं होता, क्या होता है, एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियन में आता है यानी उभयचर में आता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। उभयचर वो जीव होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें जो सिमिलरिटी पूछी गई थी और जो ऑप्शन में दिया गया था, तो इसमें होना चाहिए करेक्ट आंसर कि ये सभी अंडे देते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी किस देश से भारत आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान से आया था। इसने क्या किया था, भारत के विषय में बताया था, काफी कुछ इसने लिखा था भारत के विषय में। इसने बताया था कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर होते हैं और इनमें चढ़ने व उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियां होती हैं। इस टाइप से इसने चीजें बताई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पूछा गया है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों वे विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा किस राज्य का भाग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अच्छा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में तेलंगाना ना देकर आंध्र प्रदेश दे देता तो हमारा करेक्ट आंसर फिर आंध्र प्रदेश हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम का लोक नृत्य है चेराव, इसी को बांस नृत्य भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से, अधिगम अक्षमता से। डेली पूछ रहा है ये कुछ टॉपिक्स, तो जैसे किसी एक पक्षी से पूछ लेगा, फिर कोई एक लोक नृत्य पूछ लेगा, एक अधिगम अक्षमता पूछ लेगा और मैप से पूछ लेगा। ये तो अब तक मुझे नहीं लगता कोई एक भी पेपर ऐसा गया है जिसमें उसने इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा आप पियाजे, वाइगॉट्स की ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था एक बालक डी को बी और एम को डब्ल्यू लिखता है, उस बालक में किस प्रकार की अक्षमता होगी। तो आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्यों, क्योंकि लिखने की बात आ गई है। बाकी अक्षमताओं को भी यहीं के यहीं देख लेते हैं क्योंकि पूछ सकता है। डिसलेक्सिया पूछ ले तो होता है पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार, डिसकैल्कुलिया होता है गणित संबंधी विकार, डिस्फेजिया होता है वाक क्षमता संबंधी विकार। ठीक है ना, अब देखिए मैं इसे किस तरह से याद रखती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आपको समझना है तो ठीक है, वरना आप अगला कुछ सेकंड स्किप कर सकते हैं। देखिए डिसलेक्सिया, लेक्सिया में क्या होता है, लेक, एक वर्ड छुपा है लेक। अब एक फिल्मी डायलॉग होते हैं इस टाइप से कि आंखों में डूबना, डूबना से हमें क्या सेंस मिल रहा है, लेक का। ठीक है, और एक होता है क्या डायलॉग, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ना चाहता हूँ या मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ, इस टाइप से। पढ़ना और डूबना, लेक और पढ़ना हो गया रिलेट। यही हमारी छोटी सी ट्रिक है, जहाँ लेक दिखे आप इसे आंखों से कनेक्ट कीजिए, आंखों में डूबना और आंखों को ही पढ़ा जाता है, तो हो गया पढ़ने संबंधी विकार। अगला आ गया ग्राफ, लेखन संबंधी विकार। अच्छा देखिए, आप जो ग्राफ बनाते हैं वो एक्चुअली लिखते ही तो है, इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हो गया, कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो वो लिखेंगे ही तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी विकार हो जाएगा। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया में कैलकुल छुपा है जो कैलकुलेशन से बना है, तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, गणित संबंधी विकार से हो जाएगा। इसके बाद आता है डिस्फेजिया, वाक क्षमता संबंधी विकार। मैंने इसे कैसे याद रखा हुआ है, एक टिकटॉकर है फेजू, शायद आप लोग जानते होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बातचीत से, इन्हीं से तो उनके फॉलोअर्स हैं, इसी से तो वो जीत रहे हैं, तो किससे रिलेट है वो, वाक क्षमता। वाक क्षमता यानी बातचीत, भाषा संबंधी, इस सब से रिलेटेड हो जाएगा ये। तो यही हमारी ट्रिक है। मुझे उम्मीद है आपको भी ऐसे याद रह जाएगा, या अगर आप किसी और तरीके से याद रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं, सो के याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी मैटर नहीं रखता आपने कैसे याद रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का क्या उद्देश्य है। तो एक ही उद्देश्य होता है हमारा, बच्चों का सर्वांगीण विकास
यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। वही जीन पियाजे से आज भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे प्रतीकों के माध्यम से किस अवस्था में सीखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। वाइगोत्स्की से आज भी कई क्वेश्चन थे। कोहलबर्ग से पूछा गया। फिर हार्वर्ड गार्डनर से पूछा, शिक्षा नीति 2020 से तो पूछ ही रहा है। फिर देखते हैं हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया, प्रायोगिक में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, प्रत्यय हम कैसे चेक करते हैं, जो इसका मूल शब्द होता है उसे अलग कर देते हैं, जो बचता है वो हमारा प्रत्यय हो जाता है। तो प्रायोगिक में मेन शब्द हो गया प्रयोग, ठीक है। अब प्रयोग में क्या जोड़ें कि प्रायोगिक हो जाए, तो इक जोड़ना पड़ेगा, प्रायोगिक तभी तो होगा, तो इक हो जाएगा हमारा प्रत्यय। यही हमारा करेक्ट आंसर था। संधि विच्छेद पूछा गया। संधि विच्छेद में आज 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, एक संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया और दूसरा ये पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है, मतलब दीर्घ संधि है या कौन सी संधि है, ठीक है ना। विलोम शब्द से पूछा, भाषा विकास से तो पूछ ही रहा है, अच्छे सारे क्वेश्चन थे आज। नॉम चॉम्स्की से पूछे गए और इसके अलावा एक संस्कृत में क्वेश्चन था कि चेतन में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में वही डेली वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन वाले, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल है, आप इजीली कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम अक्सर लोग बोल रहे हैं, मैंने कई बच्चों से सुना है कि पैराग्राफ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो हाँ, उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिससे मैथ्स के लिए बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, तो आप पहले से तैयार रहिए, अच्छे से करिए सब कुछ। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक था। अगर किसी को इसके अलावा और क्वेश्चंस याद हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऊपर वाला करे आप सबका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो और आप सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, या इनका जिनका जो मार्क्स बढ़ाने के लिए दे रहे हैं उनके मार्क्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मेरी ऐसी दुआ है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।